Good to have you with us. You're watching another edition of Inspire India with me, Avni Raja. Now, this is a show where we get you citizens who have put the needs of others ahead of themselves at this point in time when India is undergoing and fighting a deadly second wave of the coronavirus. In fact, several people have faced several hardships during this time. We've seen a lot of inspiring stories of grit, of determination, of courage to put everything else aside and put the needs of those who are suffering hardships first. In fact, today on Inspire India, we are going to be talking to two such individuals who have gone out of their way to help out those in need. The first is Amir Siddiqui from Umeed Project, a citizen initiative that is working hard to ease oxygen crunch in Delhi. Second is Ankit Gupta from Kisse Kahaniyan, an initiative which is helping COVID patients in and around the national capital. I'd like to welcome both of you on the show. And before I go across to them, I want to tell you a little bit about both these initiatives, starting first with the Umeed Project. It is a citizen initiative which was started last year to help migrant workers in need. This year, the project is assisting hospitals which are in need for critical equipment. Over the last 2 months, in fact, they've donated about 23 ventilators to COVID patients in government hospitals. Their target is to donate 500 ventilators for COVID patients in the coming days. The second initiative is Kisse Kahaniyan, which is taking care of medical emergencies of COVID and non-COVID patients, especially in the remote parts of the national capital. They've also delivered 90,000 cooked meals and dry ration to over 15,000 families and have served around 6.5 lakh people since the last year. Now let me straight go across to Amir first. आमिर जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. आप सबसे पहले बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जो इनिशिएटिव लिया है, वो डिसाइड कैसे किया आपने कि इस पर आपको लोगों की मदद करनी है? नमस्कार मैम, जैसे कि आपने बताया कि लास्ट ईयर हम लोग राशन पे काम कर रहे थे क्योंकि लास्ट ईयर ऐसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई थी जो हम सब ने देखा था. बट इस ईयर हमने लास्ट ईयर काफी लाखों लोगों की मदद की थी. तो इस साल सब लोगों ने हमसे कनेक्ट किया, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट आ रही थी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. बेसिकली मेडिकल को लेकर के सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस सिचुएशन थी. तो हमने जब कोशिश शुरू की बेड ढूंढने की, हॉस्पिटल्स को कॉल करके, जो दिल्ली सरकार की ऐप थी उस पे हम देखते थे कि यहाँ बेड अवेलेबल है, हम कॉल करते थे लेकिन वहां पे बेड अवेलेबल नहीं होता था. तो फिर हमें पता चला कि जो मेन अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो क्रिटिकल इक्विपमेंट की आ रही है. ना आईसीयू बेड मिलते थे, ना वेंटिलेटर मिलता था. ऑक्सीजन का तो सबको ही पता है, लेकिन ऑक्सीजन की सिचुएशन शायद एक वक्त के बाद बहुत हद तक सही हो गई कि ऑक्सीजन बेड बहुत सारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने मिलकर बनाए, लोगों ने, गुरुद्वारों ने शुरू किया. लेकिन जो क्रिटिकल इक्विपमेंट था जैसे वेंटिलेटर, आईसीयू, उसकी अभी भी दिक्कत है. अगर आज भी आप वेंटिलेटर बेड ढूंढने जाइए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना. तो फिर हमने ये डिसाइड किया उम्मीद प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारी टीम है, चिराग मेहदी-रत्ता, प्रेरणा सान्याल और भी सारे लोगों ने, कि हम सरकार को, सरकारी अस्पतालों को वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं कि जिससे गरीबों की, जो गरीब हैं, जो बहुत महंगे हॉस्पिटल, बहुत ज्यादा महंगा मेडिकल एक्सपेंस नहीं कर सकते, उनको हेल्प दी जा सके. तो इस तरह हमने वेंटिलेटर देना शुरू किया. लेकिन आमिर जी, जो जैसे कि आपने कहा वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलना बहुत मुश्किल था. अभी शायद थोड़ा हद तक सही हो गया जैसा आप बोल रहे थे, लेकिन जब इसका एकदम शॉर्टेज था उस वक्त आप चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि जो भी कोई बेड ढूंढने जाए या वेंटिलेटर ढूंढने जाए, उनको इतनी मुश्किल ही पड़ती थी ये ढूंढने के लिए. तो आपने कैसे, या गवर्नमेंट की बात करें या तो सिविक बॉडीज की बात करें, आपने उनके साथ कैसे मिलकर ये आसान किया लोगों के लिए? मैम, होता ये था कि हम और हमारे साथ बहुत सारे लॉयर, डॉक्टर, सबने मिलके एक टीम बनाई. सिटीजन कलेक्टिव इनिशिएटिव था ये. और हमने शुरू किया कि हम हॉस्पिटल्स को लगातार कॉल करते थे. लेट्स सपोज अगर 150 हॉस्पिटल की लिस्ट है तो कुछ लोग ऊपर से शुरू करते थे, कुछ बॉटम लाइन से शुरू करते थे, नंबर डिवाइड कर लेते थे. और जिस भी हॉस्पिटल में एक भी बेड की अवेलेबिलिटी मिलती थी, हम फॉरन पेशेंट को उधर मूव करते थे. और ये प्रोसेस चलता रहता था डे एंड नाइट.
हमारे पास 24/7 हमारे फोन बजते रहते थे, हमारे पास मैसेजेस आते रहते थे, हमारे जो ग्राउंड वॉलेंटियर थे और दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन जो सालों से काम कर रही है, वो टच करती थी कि इस पेशेंट को जरूरत है, उसके हिसाब से हम काम करते थे। इसमें बहुत सारी कालाबाजारी भी हुई। ऑक्सीजन के लिए जब आदमी फोन करता था तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन उनके रेट मनमाने होते थे, तो हमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। जो बहुत ज्यादा ऊपर रेट देते थे हम उनकी कंप्लेन कर देते थे कि मतलब ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बाकी तो उसके बाद से आगे पुलिस और सरकार को देखना है। लेकिन हमारे सिचुएशन मतलब ये थी कि हमारे पास कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको नहीं मिल पाया बेड और उनकी डेथ हो गई, और हमें आई एम सो सॉरी के अलावा कोई वर्ड नहीं था। हमने शायद उंगलियां थक जाती थी कि अगर लिखना शुरू करते थे, क्योंकि ग्रुप में हर एक बंदा एक पेशेंट के लिए कोशिश कर रहा है और उसके बाद वो अपडेट करता था कि पेशेंट इज नो मोर, और हम बस इतना लिख पाते थे कि आई एम सो सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें आगे बढ़ना था। कि अगर हम आज इस पेशेंट के लिए रुक गए और इसके लिए रोने बैठ गए तो शायद दूसरे पेशेंट की हम हेल्प ना कर पाए। बट सिचुएशन बहुत बहुत बुरी थी। बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियर थे जो रोना शुरू कर दिया, जिनका मेंटल हेल्थ खराब हो गया। डॉक्टर्स का मेंटल हेल्थ खराब हो गया जो टीम में थे, क्योंकि वो अपने पेशेंट को नहीं बचा सकते थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, हमने बहुतों की मौत देखी है। हम्म। तो हमारी कोशिश ये होती थी हाँ कि जी, बहुत गंभीर स्थिति थी और वैसे आज भी है, लेकिन उस हाँ जी। हाँ, आज भी हाँ स्थिति जी, बहुत जैसा कि आप बोल गंभीर रहे थे, है। बहुत ही गंभीर स्थिति थी और इसके बावजूद भी आप लोग आगे चलते गए और जितनों की मदद कर सके उतनों की। आमिर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुझे लेट मी गो अक्रॉस टू अंकित गुप्ता। अंकित जी, आप बताइए, आपका ये जो इनिशिएटिव है, आपने कैसे डिसाइड किया कि इस चीज पर हमको फोकस करना है और इस चीज की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है? जी, बिल्कुल। जब ये सेकंड वेव शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने अपना पूरा ध्यान मेडिकल सप्लाईज़ पे या फिर कोविड इमरजेंसीज़ पे लगाने की कोशिश करी, जिसमें वो साकार नहीं हो पाए, जैसा आमिर ने बताया। और उस पे तो वो थोड़ा बहुत काम कर भी रहे थे, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे और जो लॉकडाउन अफेक्टेड लोग थे, जिनका रोजमर्रा के जो काम थे, डेली वेज वर्कर थे, उनके काम बिल्कुल बंद हो गए थे। उनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं था। क्योंकि हम पिछले साल से ही काम कर रहे थे, लोगों तक राशन वगैरह पहुँचा रहे थे, तो हमारे पास वो कॉल्स वापस आने लगे उन लोगों के। तो इसीलिए मैंने ये पूरा प्लान किया कि इस पर फिर से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही। अगर आप पिछले दिनों की भी पिछले कुछ दिनों भी दिल्ली सरकार को अगर आप देखें, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चों ने जिन माँ-बाप को खोया है अपने कोविड की वजह से, उनको कुछ पैसे और है ना राशन की व्यवस्था उन तक भी पहुँचाई जाएगी, और माइग्रेंट वर्कर्स को भी तक भी राशन पहुँचाया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये बात को कहे हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किए हुए 7 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, और अभी भी उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। हमने कई बार उन तक पहुँचने की कोशिश करी, उनसे पूछने की कोशिश करी कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब अभी तक हम लोगों को भी नहीं दिया, और कोई भी एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताया कि वो किस तरह से इन लोगों तक राशन पहुँचाएँगे। हमारी इसलिए कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हैं, जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स या फिर डेली वेज वर्कर्स जो हैं, और वो कम्युनिटीज़ जो रूरल एरियाज़ में है, रिमोट एरियाज़ में है, जिन तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है, मुश्किल हो रही है उनको भी मदद माँगने में। तो हम इसलिए वहाँ तक पहुँचे और उनको राशन पहुँचाने की उनको पूरी कोशिश करी गई। अभी कल की ही बात है, कल कुछ 100 बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने माता-पिता या फिर जो उनके अर्निंग मेंबर थे, उनको उन्होंने खो दिया कोविड की वजह से। और वो वैसे 100 बच्चों को हमने दिल्ली में जो अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, उन तक हमने राशन पहुँचाया, उन तक खाने का सामान पहुँचाया, जबकि ये काम दिल्ली सरकार का था। 7 दिन पहले अरविंद केजरीवाल आके बोल चुके थे कि यहाँ तक बच्चों की हम ख़याल रखेंगे, उनको कुछ पैसे की भी मदद की जाएगी, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसी मदद उन तक नहीं पहुँची।
पहुंची। तो इस बीच में हम जैसे लोग सिटीजन्स जो हैं उनको आना पड़ता है और फिर जो भी व्यवस्था का हम कर सकते हैं, जितनी भी लोगों की मदद से हम वो पूरी कोशिश करके उन तक जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और अंकित, जैसे कि आपने कहा, काफ़ी सारों को आपने राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया। जैसे कि लॉकडाउन अलग-अलग शहरों में हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से, उसके बीच ये सारी चीज़ें करना, जाके पहुंचाना, ये सारा सामान को प्रोक्योर करना, वो सब भी एक अपने आप में चैलेंज होता रहेगा। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अभी तक जैसे-जैसे ये वक़्त बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। वॉलंटियर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई भी बाहर जाता है, तो हमें वो भी हमारे लिए एक टेंशन होती है कि कहीं कोई वॉलंटियर अफ़ेक्ट ना हो जाए। लेकिन लोग उस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स, वो बोल रहे हैं, "नहीं, लोगों को ज़रूरत है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उन तक राशन पहुँचाएँगे।" एट द सेम टाइम हमको राशन प्रोक्योर करने में भी दिक्कत आ रही है। कई दफ़े ऐसा होता है कि पुलिस जो रहती है वो राउंड पे जब निकलते हैं तो वो हमारे वेंडर्स जहाँ से हम राशन प्रोक्योर कर रहे हैं उनके चालान काट दिए उन्होंने। जबकि हमने उनको बताया कि हम यहाँ से उन लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं जिनके पास नहीं है। ये कोई दुकान उनकी सिर्फ़ ऐसे ही नहीं चल रही है लोगों के लिए, मतलब खुली हुई नहीं है सिर्फ़। यहाँ से पूरा दिल्ली को हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को हम यहाँ से राशन दें। वहाँ पे वो लोग पुलिस हमें परेशान कर रही है, वेंडर्स के चालान काट रही है। हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पास इश्यू नहीं किया, हमने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया। फिर भी कई जगहों पे कई बार जो ड्राइवर्स जो हमारे साथ जो लेकर जाते हैं उनको रोक के उनके भी चालान काटे गए। सो ये कई सारी समस्याएँ हैं जो हमको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी न किसी तरह हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। सो यहाँ पर ही एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी हम लोगों के घरों तक जाकर उनको राशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर जब आपके सिस्टम में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है, आपके पास पूरे रिसोर्सेज, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आपको कोई पुलिस सवाल नहीं पूछेगी जब आप लोगों को राशन देने जाएँगे या फिर कोई भी एसेंशियल प्रोवाइड करने जाएँगे। तो ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जब हम आम नागरिक निकल के बाहर ऐसे हालातों में लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे नियत का सवाल रहता है कि सरकार असल में चाह हुँ। ही नहीं रही है कि इन लोगों तक है ना कोई मदद पहुँचे, किसी भी तरीके की मदद पहुँचे। और ये सिर्फ़ राशन तक ही सीमित नहीं है, लोगों के काम बंद होने की वजह से उनका वो अपने घरों का किराया नहीं दे पा रहे हैं। उनके जो मकान मालिक हैं, वो उन्हें घर से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे हुँ। पास ऐसे भी कॉल्स आए हैं। तो लोगों के काम बंद है, आपने इसको लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू हुँ। का नाम दे दिया है। ये शायद जताने के लिए कि सब कुछ काम चल रहा है लोगों का, लेकिन ये असल ग्राउंड हकीकत ये नहीं है। दरअसल किसी के भी काम नहीं चल रहे हैं। अधिकांश लोगों के काम नहीं बिल्कुल। चल रहे हैं और उनको उनको बिल्कुल, ग्राउंड रोज़मर्रा रियलिटी की जो जैसा कि आप ज़रूरत है। समझा रहे हैं अलग ही है। और बहुत समस्याएँ हैं, जिसकी वजह से आपका भी काम, मतलब उतना जो हेल्प पहुँचाने का आप कोशिश कर रहे हैं, वो भी थोड़ा कहीं भटक रहा है कभी-कभी इसकी वजह से। लेकिन आमिर, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा बहुत ही बुरा हाल था कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले। और उस सब में आपने कैसे ऑक्सीजन को प्रोक्योर किया, मैनेज किया और लोगों तक पहुंचाना? बेड्स भी बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये सारी चीजें आपने ये सब मैनेज कैसे किया? मैम, जब सिचुएशन तो सारी पता ही है सबको, सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए। मीडिया सब कुछ देख ही रही है और हमेशा उसको दिखा भी रही है लोगों को। बेड और ऑक्सीजन में ये रहा कि बहुत सारे तो अपने हमने पर्सनल रिसोर्सेज यूज किए हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, क्योंकि हम लोग अगर सोशल वर्क का काम करते रहते हैं तो ये सब कनेक्शन रहता है। हमने पर्सनल कनेक्ट किया, डॉक्टर से पता किया कि अगर एक भी बेड हो तो ले लो। बहुत सारे डॉक्टर्स ने आउट ऑफ द वे जा करके एक्स्ट्रा पेशेंट को ट्रीट किया इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक हॉस्पिटल की आपकी बात बताता हूँ कि वो पेशेंट के जब वहां पे ऑक्सीजन लेवल 85 हो जाता था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, और जिस पेशेंट का 70 है ऑक्सीजन लेवल, तो वो 85 वाले के थोड़े देर के लिए ऑक्सीजन निकाल के 70 वाले को देते थे।
उसके बाद से फिर उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल करके इधर देते थे, क्योंकि डॉक्टर अपना बेस्ट कर रहे थे। लेकिन हमारी जो सरकार थी, जिसको काम करना चाहिए था, जिसको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट वेव हम देख चुके हैं और सेकेंड वेव का सबको पता था कि आने वाला है, जैसा अभी भी बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आएगा, तो इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जब इन्होंने नहीं किया तो हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर जहां पे भी जो जहां से मिल रहा था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये अरेंज करके लोगों को देना शुरू किया। सबसे कभी कभी दिक्कत आती थी कि लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन मास्क नहीं है, फ्लो मीटर नहीं है, तो उसको हम देखते थे, सर्च करते थे। दिल्ली में एक एक दिन में हजार हजार कॉल करते थे, जिनके भी नंबर हमारे पास आते थे उनको हम कॉल करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि अगर आपके पास कुछ भी हो तो सही रेटों में लोगों को दे दो, कम से कम जान बचाओ। इस वक्त आपके लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है, जान बचानी जरूरी बिल्कुल। है। लेकिन उसके बाद भी लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे, बहुत सारे लोगों ने किए, क्योंकि इनह्यूमन की कमी नहीं है। जो बोलते हैं ना कि एक राक्षस वाला या सीन खत्म हो गया है, लेकिन नहीं खत्म बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। राशन की अगर बात, जैसे अंकित जी ने कही, आज भी सरकार ने अनाउंस तो कर दिया, दिल्ली सरकार ने, बिल्कुल लेकिन बहुत बिल्कुल सारे आमिर। लेकिन उनके फेयर प्राइस जो शॉप है बहुत सारे बंद है, या वहां पे चीजें मिल नहीं रही हैं। और गेहूं और चावल आप दे दोगे अगर लोगों को, तो इस वक्त आपने लॉकडाउन लगा रखा है, कौन सी आटा चक्की खुली है जहां जाकर के वो गेहूं पिसवाएंगे और उसको आटा बनाएंगे तो फिर वो खाएंगे। मतलब सरकार केवल अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन किस लॉजिक से कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कितने हॉस्पिटल्स की एसओएस आया हमारे पास, हॉस्पिटल एसओएस देते थे कि 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, फिर हम भाग दौड़ करते थे, लॉयर्स की टीम भाग दौड़ करती थी, कोर्ट में लॉयर्स ने लड़ाई लड़ी है, एट लास्ट कोर्ट को आगे आना पड़ा, कोर्ट ने 8 लोगों की कमेटी बनाई ना कि ऑक्सीजन की क्यों हो रही है, इसकी वजह से जजेस देखेंगे। तो गवर्नमेंट का फेलियर हाँ है जी। ये बहुत बड़ा, और स्टेट गवर्नमेंट की हाँ जी, जिम्मेदारी थी बहुत सारे स्टेट हाई की। कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑक्सीजन के बारे में भी बहुत मतलब ऑब्जर्वेशंस किए हैं, और सारे गवर्नमेंट, स्टेट हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पुल अप किया है। लेकिन अंकित, आप बता सकते हैं कि आपके जो टीम है उसमें कितने लोग इस पूरे इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली सबको अपना जो भी है काम बाकी सब छोड़ के इस पर फोकस करना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है। बिल्कुल, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीब हमारे साथ 10 से 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरी दिल्ली में राशन की जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग जाकर वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं। और उसके बाद जैसे-जैसे बाहर से हमें रिक्वेस्ट आती है, जैसे रिमोट एरियाज़ से आती है, विलेजेस से आती है, तो वहाँ पे भी कई साथी हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर एक अगर पूरा एक नंबर अगर देखा जाए तो लगभग हमारे साथ अभी फ़िलहाल ग्राउंड पे काम करने वाले कम से कम 70-80 लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरे जहाँ पर भी रिक्वेस्ट है, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पे ये लोग हैं और जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ दिल्ली में रहकर हमें जो नहीं आती है इतनी ज़्यादा, वो ज़्यादातर गाँव में आती है। कि जैसे अभी बारिश का टाइम, पिछले 2 दिनों की अगर बात करें, बारिश इतनी तेज़ हुई है कि गाँव में उन जगहों पे उनको गाड़ी ले जाने में समस्या हो रही थी, कि वो गाड़ी कैसे ले जाएँगे? राशन लेकर इतनी, कम से कम जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से 40 किलोमीटर दूर दूसरा गाँव है जहाँ पे उनको राशन सप्लाई करना है। लेकिन उनके पास रोड्स इतनी खराब हो गई बारिश के बाद कि वो जा ही नहीं सकते हैं वहाँ पर। तो उनको वेट करना पड़ा, और आज जाके 2 दिन पहले जो होना था वो आज जाके है ना, उन्होंने इस टाइम पे जाके राशन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। सो ऐसी-ऐसी समस्याएँ आ रही हैं, और बिल्कुल मैं आमिर ने जो बात कही उस पे मैं बिल्कुल वो कहना चाहूँगा कि दिल्ली मैं जहाँ-जहाँ पर भी राशन जब हम बाँटने गए, तो हमने लोगों से पूछा कि आपके पास राशन कार्ड है? तो कुछ ने बोला कि हाँ, हमारे पास है। तो मैंने बोला कि आप क्यों नहीं ले रहे वहाँ से? तो दे वर लाइक, हम गेहूँ और चावल का क्या करेंगे? गेहूँ अगर लेकर आ जाएँगे तो हम पिसवाएँगे कहाँ? दुकानें बंद है, राशन की फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो बंद है, और एक जगह पे कई जगहें तो ऐसी है कि वहाँ से उनको राशन की शॉप तक जाने में ₹50 लग रहा है। उनके पास नहीं है पैसा, वो गेहूँ और चावल लाके पिसवा नहीं सकते, गेहूँ लाके पिसवा नहीं सकते। तो अभी ये ज़रूरत है कि एक जो प्रॉपर जो किट होती है जिसमें एसेंशियल्स रहते हैं, दाल, चावल, तेल, नमक,
और सरकार जब करती है तो उसमें कुछ उनको सब्जियां भी उनको इंक्लूड करनी चाहिए और वो उन तक पहुंचानी चाहिए। सिर्फ गेहूं और चावल से कोई कोई हल नहीं निकलेगा इस समस्या का। ये ऐसी समस्या नहीं है कि इसमें जो प्रॉपर जो राशन हमेशा से बंटता आ रहा है जी सरकार की तरफ से वो चले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने अंकित। आमिर, आप हमें बता सकते हैं आपके टीम में कितने लोग हैं जो इस पूरे इनिशिएटिव पर फोकस कर रहे हैं, और अगर हम फंडिंग की बात करें, ऑब्वियसली सब लोगों ने अपना दूसरा सब छोड़ छाड़ के इस सैक्रिफाइस करके इस पर पूरा फोकस दिया होगा। जी मैम, हमारे साथ हमारी टीम में एक भारतीय नवद्वीप समिति करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी टीम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी टीम लगी हुई है। हमारे खुद के जो मेरे दोस्त हैं जो कॉरपोरेट में और अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, सबने छोड़ के इसमें सपोर्ट किया है। चिराग पूरा कैंपेन देख रहे हैं जो हमने मिलाप पे अब कर रखा है फंड-रेजर का, ऑक्सी एसओएस के नाम से, ऑक्सीजन एसओएस के नाम से। प्रेरणा है, वो काम कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर के हर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा 50 से 60 ऐसे वॉलेंटियर हैं जो लॉयर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सब आपके पेशेंट की जो डिटेल आती है, पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट आती है उस पे काम करते हैं। पेशेंट से पहले उनकी पूरी डिटेल लेते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनको और भी कोमोर्बिडिटीज है या नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसके बाद से फिर हॉस्पिटल को वो सारी चीजें बताते हैं। हॉस्पिटल से बेड के लिए इंसिस्ट करते हैं, लड़ते हैं लिटरली। अब कल एक रात की आपको इंसिडेंट बताता हूँ जो सबसे रिसेंट हुआ है कि एक कैंसर पेशेंट था जिसे खून की उल्टियां हो रही थी, और वो 4 हॉस्पिटल उसने घूमा और 4 हॉस्पिटल में उसे नहीं लिया गया क्योंकि वो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। कैंसर के लिए इमरजेंसी के लिए रात में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो एट लास्ट रात में आरएमएल में लड़ भीड़ करके उसे दिखाया गया, उसे स्टेबलाइज कराया गया। ऐसे ही एक मुझे इंसिडेंट याद है अंकित का, कि अंकित सफदरजंग के बाहर खड़े थे, एक पेशेंट का वेट कर रहे थे कि वो पेशेंट एम्बुलेंस से आएंगी और उसके बाद से फिर उन्हें एडमिट कराया जाएगा, बेड पहले से हो जाए, रिजर्व हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंट बहुत बुरे हालत में थे और उनका कोई रिलेटिव नहीं था। तो अंकित वहां पहुंचे, अंकित ने पहुंच के वहां सारी चीज देखी, और जब तक वहां एम्बुलेंस से पहुंची, अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। उसके बाद फिर अंकित ने पूरा सपोर्ट करके उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को कनेक्ट करने की कोशिश की, जो लोग आए उनको सारे प्रोसीजर पूरे करवाए। तो इस तरह से काम बिल्कुल करते हैं कि हम खुद एक्सपोज हो रहे हैं, हमें भी बिल्कुल अपनी जान का डर है, हम भी एक फैमिली से आते बिल्कुल। हैं जिन फैमिली को हमसे हाँ जी, मोहब्बत है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने आमिर। हाँ, राइट और राइट, बाकी सारे बिल्कुल बिल्कुल सही वॉलेंटियर भी। बोला आपने आमिर। और बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिससे आप लोग सब गुजरे हैं, लेकिन फिर भी आप बढ़ के इतना हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग टू हेल्प people who are in need at this point in time. I'd like to thank both of you for joining us on this show. As they say, when times are bad, it does bring out the worst in many people, where we are seeing COVID vultures and people taking advantage of the vulnerable, but it also brings out the best in people, as we've just seen the two gentlemen on our show and the lengths at which they're going to help people.